नमस्कार भारतवासियों। हम जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ जगह पे साउंड नहीं आया था। इसके वजह से मैं फिर से इसी चैप्टर को दोबारा से जहाँ से छूट गया है, जहाँ से साउंड नहीं है, वहाँ से मैं पढ़ता हूँ। 18वीं एवं 19वीं सदी में जलवायु को एक महत्वपूर्ण परिस्थितिकी विचार के रूप में लिया गया था। C.H. मेरियम का जीवन मंडल मुख्य रूप से जलवायु पर ही आधारित था। A.W.F. स्किम्पर की प्लांट ज्योग्राफी नामक पुस्तक में वनस्पतियों के विवरण, पर्यावरण दशाओं के साथ अनुकूलन के संबंध में वनस्पतियों की आकृतिक दशाओं की व्याख्या में जलवायु का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है। वनस्पति जलवायु का संबंधों का स्पष्ट प्रभाव कोपेन 1918 द्वारा प्रस्तुत विश्व जलवायु के प्रकार में दिखाई देता है। A.J. हर्बर्टसन 1905 के विश्व के प्राकृतिक प्रदेश में भी वनस्पति जलवायु संबंधों की झलक मिलती है। ज्ञात है कि प्रारंभ में वनस्पति को स्थैतिक रूप में लिया गया था, अर्थात उसकी समय के परिवेश में तथा बदलती आवासीय पर्यावरण दशाओं में विकासीय प्रस्थाओं की ओर अर्थात गतिक पहलुओं पर कम ही ध्यान दिया गया था। अर्थात आगे चलकर वनस्पति के स्वभाव के निर्धारण में जलवायु के अलावा अन्य कारकों खासकर समय की ओर भी ध्यानाकर्षण हुआ। हेनरी कोविल्स द्वारा वनस्पति के निर्धारण के अनुक्रम की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सक्सीजन का भौतिक आवास एवं उससे संबंधित जैविक समुदाय की गतिक प्रकृति का अध्ययन जीव भूगोल में नई दिशा का द्योतक है। आगे चलकर फ्रेडरिक क्लेमेंटसन ने वनस्पति के अध्ययन में जन्म उपागम का प्रयोग किया तथा वनस्पति विकास की अंतिम दशा की चरम संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स का प्रतिपादन किया। ज्ञात है कि कोविल्स 1899 तथा क्लेमेंट्स के समय के परिवेश में वनस्पति समुदाय की विभिन्न अवस्थाओं का संकल्पना तत्कालीन विलियम मॉरिस डेविस द्वारा प्रतिपादित स्थलाकृति के विकास से संबंधित अपर्दन चक्र की संकल्पना के अनुरूप थी। इस तरह का समय संकल्पना का प्रयोग मृदा के विकास में भी खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। ज्ञात है कि भूआकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान में लघु स्तरीय समय तथा क्षेत्रों दोनों अध्ययन की भी शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में ही हो गई थी, परंतु जीव भूगोल में मंडलीय उपागम, जोनल अप्रोच तथा जलवायु चरम क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स पर ही ध्यान दीर्घकाल तक टिका रहा। परंतु आगे चलकर नियंत्रित क्षेत्र एवं प्रयोगशालाओं में प्रयोग एवं परीक्षण वनस्पतियों का द्वारा अनुभाविक परिकल्पनाओं एम्पिरिकल हाइपोथेसिस का परीक्षण प्रारंभ हुआ तथा कई परिकल्पनाओं में मार्जन करना पड़ा। इस दौरान वनस्पति के दो और पहलू पादप समाज विज्ञान, प्लांट सोशियोलॉजी तथा पारिस्थितिकी ऊर्जकी इकोलॉजिकल एनर्जेटिक का विकास हुआ। स्पष्ट है कि अमेरिकन फ्रेडरिक क्लेमेंट्स तथा ब्रिटिश A.J. टॉन्सली पारिस्थितिकी स्कूल के अंतर्गत आवास, हैबिटेट तथा वनस्पति समुदाय वेजिटेशन कम्युनिटी के अध्ययन पर बल दिया गया, तो यूरोपियन पारिस्थितिकी स्कूल के अंतर्गत पादप समुदाय के पादपी संगठन फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन पर अधिक ध्यान दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीव भूगोल तथा पारिस्थितिकी में व्यापक परिवर्तन आता है। विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन के स्थान पर लघु क्षेत्रीय गहन अध्ययन प्रारंभ हुआ तथा वनस्पति वर्गिक वेजिटेशन टैक्सोनॉमी के स्थान पर पारिस्थितिकी संबंधों तथा प्रक्रमों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा। अध्ययन की इकाई क्षेत्रीय इकाई के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को आदर्श इकाई स्वीकार किया गया। विगत दशकों में मानव द्वारा जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक पदार्थों के लगातार विद्रोहन द्वारा उनके अवक्षयन डिप्लेशन के कारण उत्पन्न पर्यावरण अवनयन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तथा पारिस्थितिकी समस्याओं के प्रति पर्यावरणवादी एनवायरमेंट टेलिस्ट्स, पारिस्थितिकीवादी इकोलॉजिस्ट, संरक्षणवादी कंजर्वेशनिस्ट तथा नियोजकों प्लानर में जागरूकता बढ़ी। पर परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम रूपी इकाई में जीव मंडल के संगठकों कंपोनेंट्स, जीव मंडल में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स तथा ऊर्जा के प्रवाह चक्रण, साइक्लिंग एवं पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग, मृदा तंत्र, सॉइल सिस्टम, पादप तंत्र, प्लांट सिस्टम तथा प्राणी तंत्र, एनिमल सिस्टम
तथा बायोम के क्रमबद्ध अध्ययन तथा मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के साथ ही पारिस्थितिकी समस्या की इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में अव्यवस्था के कारकों तथा उनके निवारण के समुचित उपाय पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। 1970 के पारिस्थितिकी संरक्षण, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन तथा संसाधन नियोजन, रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित कई पुस्तकों प्रकाश में आई है। देखिए जो पुस्तक है 1970 के बाद में पारिस्थितिकी संरक्षण, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और संसाधन नियोजन, इसके में कौन कौन सा पुस्तक कौन कौन से लिखे हैं, ज्योग्राफर का नाम क्या है, D.W. एनरफील्डे 1970 द्वारा बायोलॉजिकल कंजर्वेशन लिखा गया है। A.N. वारेन तथा F.B. गोल्ड स्मिथ 1974 द्वारा कंजर्वेशन इन प्रैक्टिसेस, E. डफे, M.G. मॉरिस, J. सेले, L.K. वार्ड, D.A. विलिस तथा T.C.A. विल्स 1974 द्वारा ग्रास लैंड इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट लिखा गया है। E. डफे 1970 द्वारा अगला पुस्तक कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिखा गया है। उसके बाद E. डफे एंड A.S. वाट 1971 द्वारा द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट कम्युनिटीज फॉर कंजर्वेशन, J.M. एडिगंटन तथा M.A. एडिगंटन 1970 द्वारा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट प्लानिंग लिखा गया। R.F. दासमैन 1970 द्वारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, M.B. उशर 1973 द्वारा बायोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, G.M. वान डेने 1969 द्वारा द इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट इन रिसोर्सेस मैनेजमेंट आदि। जीव भूगोल से संबंधित पुस्तकों में प्रमुख है, यानी जीव भूगोल में प्रमुख पुस्तक क्या क्या है, बेसिक बायोजियोग्राफी N.B. प्रियस 1978 द्वारा लिखा गया है। बायोग्राफी एंड इकोलॉजिकल एंड इवोलेंट्री अप्रोच, G.B. कॉक्स, एलन हेडली तथा P.D. मोरे 1973 में लिखा गया है। बायोग्राफी स्टडी ऑफ प्लांट्स इन द इकोस्फीयर, J.T.B. 1971 और 82 में लिखा है। बायोग्राफी रोबिसन 1972 में लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोजियोग्राफी, डिवार्ड्स 1974 में लिखा है। ज्योग्राफी ऑफ बायोस्फीयर, पीटर ए फुर्ले तथा वाल्टर बी निवे 1983 में लिखा है। बस हो गया। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसके बाद के चैप्टर में हम लोग को बहुत मजा आएगा और सुनने में आप लोग का मजा आएगा और हम पढ़ने में हमको मजा आएगा। दोनों ओर से मजा ही मजा है और एक से एक चीज जानने को मिलेगा, जानकारी है इसमें, बहुत सारी जानकारी है जो आप लोग भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको वो जानेंगे, जो जानते हैं वो गाइडेंस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस, थैंक यू।